नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। अफगानिस्तान पर भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को शामिल करने का निर्णय किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48% हुई। केरल के कोझिकोड में 20 लोगों की जांच में नीपा संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। अफगानिस्तान में नई कार्यवाहक तालिबान सरकार की घोषणा। मुल्ला हसन आखुंद कार्यवाहक प्रधानमंत्री। भाजपा ने चुनाव वाले राज्यों के लिए पार्टी प्रभारियों की घोषणा की। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और कनाडा की लेला फर्नांडीज अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। पुरुष सिंगल्स में डेनियल मेदवेदेव भी सेमीफाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता समारोह के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसे जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार ने अपने श्रोताओं के लिए स्वाधीनता संग्राम और इसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू किया है। क्विज 16 अगस्त से शुरू हुआ और 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जा रहा है और उत्तर देने वाले भाग्यशाली विजेता को पुरस्कृत किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में भारतीय डाक आकाशवाणी का साझीदार है। कल का प्रश्न था, अंग्रेजों से 1824 में वीरता से संघर्ष करने वाली कित्तूर की महारानी कौन थी? प्रश्न का सही उत्तर है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लेने वाली पहली भारतीय शासक थीं, जिन्होंने सशस्त्र विद्रोही सेना का नेतृत्व किया था। आकाशवाणी समाचार को विश्व भर के श्रोताओं से प्रश्नों के जवाब मिले हैं। हमारे आज के भाग्यशाली विजेता हैं असम के नामरूप के प्रत्यूष पवन। मेरा नाम प्रत्यूष पवन है। मैं केंद्रीय विद्यालय का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं असम की ओर से आकाशवाणी समाचार के अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का दिल से धन्यवाद करता हूँ। असम का देश के स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ के कई क्रांतिकारियों ने देश के स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप सभी को अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। जय हिंद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न अब सोमवार 13 सितंबर को पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10,386 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। आज नई दिल्ली में ये जानकारी देते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस फैसले से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और कपड़ा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज कैबिनेट की बैठक ने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जैसा हमें ज्ञात है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में कुछ और क्षेत्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत जो टेक्सटाइल का उद्योग है उससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं
और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बढ़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। ये थे सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। अफगानिस्तान पर भारत और रूस के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। भारत की यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल निकोलाई पात्रुशेव अपने देश के शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। श्री पात्रुशेव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में अफगानिस्तान की वर्तमान राजनीतिक, सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर विचार विमर्श होगा। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी गुटों की गतिविधियों सहित नशीले पदार्थों से उत्पन्न खतरे और इस संबंध में क्षेत्रीय देशों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। दोनों पक्ष वर्तमान और भविष्य के खतरों तथा संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को सहायता दिए जाने वाले उपायों पर भी विचार करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान ने नई कार्यवाहक सरकार की घोषणा कर दी है। अंतरिम मंत्रिमंडल में मुल्ला हसन आखुंद नई सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे। मंत्रिमंडल में कोई भी महिला सदस्य नहीं है। आखुंद पिछले 20 साल से अमेरिका और सैन्य बलों पर हमलों में शामिल सामूहिक नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष थे। तालिबान प्रवक्ता ने बताया है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। राजनीतिक कार्यालय समूह के प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। कुख्यात हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को वैश्विक आतंकवादी गुट घोषित किया है। अमेरिका ने इस पर $50 लाख का इनाम भी रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन का विषय है ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। भारत ने इस सम्मेलन के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। ये हैं बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, डिजिटल और तकनीकी साधनों का उपयोग और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना। एक रिपोर्ट। शिखर बैठक में ब्रिक्स देशों के नेतागण कोविड-19 महामारी के प्रभाव और अन्य वर्तमान वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर बैठक की दूसरी बार अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2016 में गोवा शिखर बैठक की अध्यक्षता की थी। इस वर्ष भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस त्रोइजो, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष ओंकार कंवर, ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी शिखर बैठक के दौरान इस वर्ष के निष्कर्षों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में रक्षा विशेषज्ञ और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक उदय भास्कर ने बताया कि अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए ये शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है। उनकी जो कॉम्पोजिशन है इंटरिम गवर्नमेंट का, वो आम तौर पे वो काफी प्रो पाकिस्तानी है। उसमें पश्तून का जो पक्ष है उसका वजन ज्यादा है और तालिबान के अंदर ही जिन लीडर्स को उन्होंने नॉमिनेट किया है मिनिस्टीरियल पोजीशंस में, आम तौर पे काफी एक्सट्रीम है। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो तालिबान के उदारवादी संख्या में शामिल नहीं होंगे। तो ये भारत के लिए एक प्रकार से चिंताजनक है। उदय भास्कर ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार पाकिस्तान समर्थक है। मैं ब्रिक्स का मीटिंग काफी अहम मानता हूं। अगर इस वक्त विश्व के सामने चुनौती है तो वो है दहशतगर्दी और तालिबान उसका एक चिन्ह है। तो देखना है कि जहां तक चीन और रूस की जो रवैया है कि दहशतगर्दी के बारे में हमने चेतावनी दिया है कि वो उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं, क्योंकि विडंबना ये है कि चीन और रूस अपने आप तालिबान के साथ वो काफी चिंतित है कि उनके देश में ये जिहादी दहशतगर्दी किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 78,47,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 39,114 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 70 करोड़ 31 लाख से अधिक निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 8 लाख से अधिक टीके भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2% से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों में अधिक सावधानी बरतने को कहा है। जिला प्रशासन को संबद्ध जिलों में जांच बढ़ाने की सलाह दी गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा कि यह निर्णय सशस्त्र बलों के साथ परामर्श के बाद किया गया है। न्यायालय ने 18 अगस्त को फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। इस फैसले से महिलाओं के लिए तीनों सेनाओं में स्थायी कमीशन हासिल करने के अवसर खुल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी प्रभारी बनाया है। पार्टी के 3 अन्य नेताओं सहित केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंदलाजे और अन्नपूर्णा देवी सह प्रभारी होंगे। पार्टी ने राज्यों को 6 क्षेत्रों में बांटा है और संगठनात्मक कार्यों के लिए अलग अलग प्रभारी बनाए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी उत्तराखंड में चुनाव प्रभारी होंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रभारी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मीनाक्षी लेखी सह प्रभारी होंगे। पार्टी ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया है। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और असम के मंत्री अशोक सिंघल उनके सहयोग करेंगे। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और दर्शना जरदोश सह प्रभारी होंगे। केरल के कोझिकोड में 20 लोगों की जांच में नीपा संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। रविवार को इस वायरस से संक्रमित 12 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद संपर्क में आए 30 अन्य लोगों की जांच भी नेगेटिव पाई गई। 21 और नमूनों की जांच रिपोर्ट आज आनी बाकी है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य में लगाए जा रहे 190 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 88 ने काम करना शुरू कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन 88 संयंत्रों की ऑक्सीजन क्षमता 45,890 लीटर प्रति मिनट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश अब मेडिकल ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में स्थापित किए जा रहे 190 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 102 संयंत्र केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित किए जा रहे हैं। सभी 190 प्लांट सितंबर के अंत तक क्रियाशील हो जाएंगे। इस बीच कल राज्य में 11 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 127 है। वहीं अब तक 4 करोड़ 94 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। अफगानिस्तान पर भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48% हुई। केरल के कोझिकोड में 20 लोगों की जांच में नीपा संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। अफगानिस्तान में नई कार्यवाहक तालिबान सरकार की घोषणा, मुल्ला हसन आखुंद कार्यवाहक प्रधानमंत्री। भाजपा ने चुनाव वाले राज्यों के लिए पार्टी प्रभारियों की घोषणा की। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और कनाडा की लिएला फर्नांडिस अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में, पुरुष सिंगल्स में डेनियल मेदवेदेव भी सेमीफाइनल में पहुंचे।
भारतीय पैरालंपिक पदक विजेताओं को आज शाम नई दिल्ली में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक उन्हें सम्मानित करेंगे। देश ने हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरालंपिक खेल में 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कनाडा की लेला फर्नांडीज 5वीं वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को हराकर महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। शुक्रवार को सेमीफाइनल में फर्नांडीज का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आरियाना सबालेंका से होगा। सबालेंका अपना पहला अमेरिकी ओपन सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी रूस के डेनियल मेदवेदेव नेदरलैंड्स के बेटिक जेंट्स चुल्प को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। ये दिवस व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय डिजिटल साक्षरता विभाजन को कम करना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका को। आज 8 सितंबर है और जयंती है भूपेन हजारिका की। भूपेन हजारिका ऐसे अद्भुत कलाकार थे जो गीत लिखते थे, उन्हें संगीतबद्ध करते थे और स्वयं उन्हें गाते भी थे। केवल गायन और संगीत के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि कविता लेखन, पत्रकारिता और फिल्म निर्माण जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। भूपेन हजारिका का जन्म असम के तिनसुकिया जिले में गांव सदिया में हुआ था। भूपेन दा ने गुवाहाटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। बाद में न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD की उपाधि हासिल की। भूपेन दा ने 10 वर्ष की आयु में अपना प्रथम गीत लिखा और गाया। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने असमिया फिल्म इंद्रमालती में भी काम किया। हजारिका को 1975 में सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रीय फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2009 में उन्हें असोम रत्न और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार ने 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। भूपेन हजारिका का शरीर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत एक सदा बनकर आज भी हमारे दिलों में जीवित है। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में आकाशवाणी समाचार देश की कला और संस्कृति का उत्सव मना रहा है। आज शाम 4:30 बजे हम अपने कार्यक्रम परिक्रमा में जाने माने संगीतज्ञ भूपेन हजारिका के बारे में बात करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर 75 कड़ियों वाला कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रत्येक बुधवार को शाम 4:45 पर किया जा रहा है। आज के एपिसोड में हम अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल के ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी देंगे। इसे स्वाधीनता संग्राम के दौरान काला पानी के नाम से भी जाना जाता था।
स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज ही के दिन 1897 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए थे। आरोप थे कि उन्होंने अपने मराठी अखबार केसरी में ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी। ये भारत के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण पल था क्योंकि इसने राजनीतिक मुकदमों के व्यापक परिदृश्य में असहमति को आपराधिक रूप दे दिया था। तिलक पर 2 लेख प्रकाशित करने का आरोप था। इनमें एक कविता थी शिवाजी के उद्गार और दूसरी जून 1897 में शिवाजी महोत्सव के बारे में अहस्ताक्षरित रिपोर्ट थी जो तिलक ने लिखी थी। 1897 में चापेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। इनमें एक पूना के कलेक्टर रैंड थे जिन्हें प्लेग से निपटने के उपायों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और दूसरा युवा सैन्य अधिकारी था। इस घटना ने यूरोपीय लोगों में और भारत की ब्रिटिश सरकार में गहरा रोष पैदा कर दिया। ये कहा गया कि 2 अधिकारियों की हत्या तिलक के भड़काऊ भाषणों और लेखों का प्रत्यक्ष परिणाम थी। केसरी में छपे 2 लेखों की सरकारी पक्ष द्वारा संकीर्ण कानूनी व्याख्या केवल असंतोष की भावनाएं भड़काने तक सीमित थी। एक दिन की मुकदमेबाजी के बाद ज्यूरी ने तिलक को दोषी ठहराया और उन्हें 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई। ऐसा तीसरी बार हुआ था जब तिलक को अंग्रेजों ने राजद्रोह कानून के तहत जेल भेजा। जब राष्ट्रवादियों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंका तो आध्यात्मिक लोगों ने भारतीयों का नैतिक उत्साह बढ़ाया और पश्चिमी जगत को हिंदुत्व की महान विचारधारा के बारे में बताया। इस प्रकार भारत के स्वाधीनता संघर्ष को दुनिया भर से समर्थन मिला। ऐसे ही एक आध्यात्मिक हस्ती थे स्वामी अभेदानंद। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1866 को हुआ था। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी अभेदानंद को अमेरिका भेजा। वे न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी के प्रमुख के रूप में 1897 में अमेरिका गए। उन्होंने वहां वेदांत का संदेश और अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। करीब 25 साल तक उन्होंने अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, जापान और हांगकांग की यात्रा की। वे होनोलुलु में पैन पैसिफिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद 1922 में भारत लौट आए। स्वामी अभेदानंद ने नंगे पांव हिमालय को पार किया और तिब्बत पहुंचे। वहां उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। 8 सितंबर 1939 को स्वामी अभेदानंद का निधन हो गया, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं आध्यात्म के मार्ग पर लोगों का मार्गदर्शन करती रहीं। आज फिरोज गांधी की पुण्यतिथि भी है, जो स्वाधीनता सेनानी, पत्रकार और सांसद भी थे। उनका जन्म 12 सितंबर 1912 को पारसी परिवार में हुआ था।
उन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के साथ 1930 में जेल भेजा गया। वे 19 महीने फैजाबाद जेल में कैद रहे। रिहाई के बाद शीघ्र ही उन्हें 1932 में और फिर 1933 में कारावास भेजा गया। फिरोज गांधी ने 1942 में इंदिरा गांधी से विवाह किया। उनके विवाह को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोनों को अगस्त 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया। संसदीय कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट करने की पहले अनुमति तो थी, लेकिन ऐसी कार्यवाही को प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। 1956 में फिरोज के प्राइवेट मेंबर बिल के कारण ही मीडिया के लिए संसद की कार्यवाही की रिपोर्ट करना संभव हो सका। 1960 में दिल्ली में फिरोज का देहांत हो गया। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दिल्ली और चेन्नई में हल्की वर्षा, मुंबई में मूसलाधार बारिश और कोलकाता में 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। जम्मू में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल, अगरतला, ईटानगर और गैंगटॉक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। अफगानिस्तान पर भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को शामिल करने का निर्णय किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.48% हुई। केरल के कोझिकोड में 20 लोगों की जांच में नीपा संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। अफगानिस्तान में नई कार्यवाहक तालिबान सरकार की घोषणा, मुल्ला हसन आखुंद कार्यवाहक प्रधानमंत्री। भाजपा ने चुनाव वाले राज्यों के लिए पार्टी प्रभारियों की घोषणा की। और आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।